अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और जनाब कैसी जा रही है आपकी तैयारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी क्योंकि पेपर में सिर्फ 2 माह रह गए हैं जनाब, सिर्फ 2 माह। ओह माय गॉड, तैयारी कर लो भाई, पकड़ लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त आप कोई ना कोई टेस्ट सेशन लाजमी दे रहे होंगे। तो देखो यार, अगर आप टेस्ट सेशन दे रहे हो ना तो अपनी इवैल्यूएशन लाजमी करवाओ। और जब आप किसी भी अकेडमी में आप दे रहे हो, ठीक है, अपनी इवैल्यूएशन करवाओ और उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करो। आपकी जो ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे हैं, आपके जो ऑप्शनल्स के अंदर एरर आ रहे हैं, आपके पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो हेडिंग में प्रेजेंटेशंस के अंदर जितने भी एरर्स आ रहे हैं उन सबको आप लिखें और देखें कि आप कहाँ कहाँ पे जो है ना वो लैग कर रहे हैं और उन चीज़ों को जो है ना वो ठीक करें। ठीक है, इस टेस्ट सेशन का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करें और उनको बेहतर करने की बार बार रिपीटेडली कोशिश करें। ये एक दिन का काम नहीं, ये बार बार टेस्ट देने से आती है। ठीक है, तो ये आपने काम लाजमी करना है। और आज की जो वीडियो है ना वो है जनाब नेपोलियन के ऊपर। नेपोलियन, आज यूरोपियन हिस्ट्री का मैं काम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री के पास पेपर से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली वीडियो मैंने पकड़ी है नेपोलियन की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यार कि आपको 17 का रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो आपको आता ही होगा बिकॉज इट वॉज वेरी बेसिक। और अगर आपको नहीं आता तो आना चाहिए, डेफिनेटली आती होगा। तो मैं नेपोलियन से स्टार्ट करूँगा बिकॉज यार नेपोलियन जो है ना वो अ काइंड ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। क्यों, अभी हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसका करैक्टर किस तरह का था, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की थी। मैंने नेपोलियन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो है ना पास पेपर्स के सॉल्व किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में कि जनाब बड़ा सोचते हैं और बड़ा लोग कहते हैं इस बारे में सोच सोच के कि यूरोपियन हिस्ट्री तो बहुत जो है ना वो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, हमसे तो कवर ही नहीं हो पाएगा, इसलिए वो यूएस हिस्ट्री को जो ना ऑप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी आपको मैं बात बताता चलूँ। मैं जो आपको सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा ना जो सॉल्व किए होंगे मैंने, यकीन जाने कि सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट वर्ड्स की रद्दोबदल के साथ आपको बार बार रिपीट होते नजर आएंगे। आप पेपर्स को एनालिसिस करें 2016 से लेकर 2023 के पेपर्स उठा के देख लें। पेपर्स में आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन है जो डिफरेंट तरह से रिपीट हो रहे हैं और वही क्वेश्चन बार बार आएंगे क्योंकि हिस्ट्री हमेशा उसी में से आती है। वही इवेंट जो है ना वही अहम इवेंट्स है। ठीक है, तो नेपोलियन के 2 क्वेश्चन हैं, आगे मिटरनी का क्वेश्चन है, आगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, जर्मनी है। ठीक है, ये कुछ अहम क्वेश्चंस हैं जो कि आगे हम जाके देखेंगे भी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो अहम है, आपने वही तैयार करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो है नेपोलियन से रिलेटेड। ये देखिए जनाब, पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करें फिनोमेना ऑफ द नेपोलियन रेजिम को, वेदर इट वाज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी या फिर आर द विक्ट्री ऑफ द स्टेट था। अच्छा, अब आप देखें कि उसने क्वेश्चन ना 2 तरह से पूछा। उसने कहा आपने सबसे पहले इवैल्यूएट करना है कि नेपोलियनिक जो रजीम थे ना वो क्या थी। अब उसने पूछा, खुद बता दिए कि क्या थी, क्या वो डिक्टेटरशिप थी या फिर वो विक्ट्री ऑफ द स्टेट थी, क्या वो फ्रांस की फतह थी या फिर वो थी ना वो डिक्टेटरशिप थी। अब उसने 2 चीज़ें आपको बता दी। अब आप चाहें तो इस पर एक चांस ले लें कि नहीं जनाब वो डिक्टेटरशिप नहीं थी, चाहे वो तो थी ना वो विक्ट्री ऑफ द स्टेट था। आप चाहें तो उसको डिक्टेटरशिप कह के उसे जो है ना उसका एविडेंस प्रूव करें। ठीक है, तो अब आपने कौन सा स्टांस लेना, सबसे पहले आपने ये देखना है। तो फॉर एग्जांपल आपने स्टांस ले लिया डिक्टेटरशिप का, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए उस बात को, अपनी बात को प्रूव करने के लिए। ठीक है, और यूरोपियन हिस्ट्री का मैं आपको बताऊं कि आपने पास पेपर का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले बैकग्राउंड मेंशन करना है। ठीक है, जब आपने एक बैकग्राउंड मेंशन करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसका आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने के बाद आपने जो है ना उसके बाद आपने मतलब पहले इंट्रोडक्शन है ना, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और फिर आपने जो है ना वो क्वेश्चन के पॉइंट पे आना है और उसके बाद आपने क्रिटिकल इवैल्यूएशन लाजमी देनी है। अगर आप पेपर के अंदर क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं देंगे, हिस्ट्री के पेपर के अंदर आपने चाहे यूएस हिस्ट्री रखी है, यूरोपियन है, ब्रिटिश है या इंडो पाक या इस्लामिक हिस्ट्री है, अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं तो आपका पेपर इनकम्प्लीट है। और अगर आपका पेपर इनकम्प्लीट है ना तो आप बाहर है गेम से। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने अपना स्टांस लिया कि भाई नहीं, वो डिक्टेटरशिप नहीं थी, वो एक विक्ट्री ऑफ द स्टेट थी। डिक्टेटरशिप वो होती है, देखें डिक्टेटरशिप वो होती है जहाँ पे लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता, किसी भी तरह का फ्रीडम जो है ना वो अलाउ नहीं होता, वो डिक्टेटरशिप होती है। ठीक है, कि रूलर जो है ना वो अपनी ही मनमानी करेगा और जो वो कहेगा वही अव्वल होगा वही आखिर होगा। ठीक है, ये होती है डिक्टेटरशिप। और आप ये गौर करेंगे डिक्टेटरशिप को अमूमन जो वहाँ की जनता होती है ना उसको सपोर्ट नहीं करती है, अमूमन ऐसा होता है। ठीक है, लोगों को मतलब बाय फोर्स जो है ना वो रोका जाता है। ये वही बात आ गई ना जो सीएसएस में कैसे आया था ना, कि वही मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था कि रीज़न का इस्तेमाल ताकत का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग रीज़न से डरते हैं। तो यही मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था, इसकी वजह से उन्होंने मुझे पढ़ निकाल दिया कि आप इस काबिल नहीं है। बहरहाल बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे स्टांस लेना है और स्टांस लेने के बाद आपने उसको मुकम्मल तरीके से प्रूव करना है। उसके बाद आपने क्रिटिकल इवैल्यूएशन देनी है। अब हम आते हैं आंसर के ऊपर।
अच्छा यार, ये तो मेरे आए हैं 20 में से 11 मार्क्स। ये असल में आया, अभी आप क्वेश्चन देखोगे ना, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पुअर थी। सर ने मुझे बोला, मैंने 2 मार्क्स उसके काटे हैं, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ने लिखा 1 मार्क्स उसका काटा है, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन मैंने सही नहीं लिखी है, 1 मार्क्स उसका काटा है। ठीक है, सर ने मुझे बताया था। तो अगर आप देखोगे इसमें प्रेजेंटेशन की काफ़ी मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स ही मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपकी मिस्टेक्स भी बेहतर हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जनाब मैंने बताया कि नेपोलियन रिजीम जो थी ना, नेपोलियन रीऑर्गेनाइज्ड फ्रांस इंटरनली एज वेल एज एक्सपेंडेड इट्स टेरिटरी फ्रॉम मेडिटेरियन टू रशिया। ही सर्व्ड एज अ फर्स्ट काउंसिल ऑफ फ्रांस। ये बहुत अहम एमसीक्यू, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि फर्स्ट काउंसिल ऑफ फ्रांस का जो टेन्योर था वो 1799 से लेकर 1804 तक था, और वो कौन था? वो नेपोलियन था। अच्छा, फिर उसके बाद इसने एज एन एम्परर अपना 1804 से लेकर 1814 तक जो है ना वो अपना दौर संभाला था। ओके, इन हिज टाइम फ्रांस एंजॉयड द हेजेमनी ओवर ऑल अदर कंट्रीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। अच्छा जी, आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉन्टिनेंटल यूरोप का। जब मैं कॉन्टिनेंटल यूरोप की बात करूँ, इसमें सिर्फ वो यूरोप है कि जो कॉन्टिनेंट के अंदर शामिल है, जो कि उस ज़मीन का पार्ट है। याद रखें, इसमें ब्रिटिश एम्पायर शामिल नहीं है। जब मैं खाली लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ यूरोप, तो यूरोप के अंदर ब्रिटिश एम्पायर भी इंक्लूड होता है, लेकिन वो कॉन्टिनेंटल यूरोप का पार्ट नहीं है। तो मैंने यहाँ बात की, जो फ्रांस की हेजेमनी थी ना, वो कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर थी, राइट? ओके, so Italy, Spain, Holy Roman Empire, Austria, Prussia and Corsica were all defeated by him. उसके बाद whereas Russia, Norway, Sweden and Poland became his allies. ठीक है? Okay, internally, almost in every institution of France, he introduced reforms from top to bottom, whether it was education, economy, industry, commerce, banking system, roads, canals, police system, इवन द फैमिली लॉज वर मेड बाय हिम। अब आप देख रहे हैं कि मैंने वो तमाम बातें इसके अंदर शामिल की हैं, और मेरा जो स्टांस है वो जा रहा है कि नेपोलियन एज अ रिफॉर्मिस्ट, ठीक है, इट वाज द विक्ट्री ऑफ द स्टेट, नॉट ही रूल्ड एज अ डिक्टेटर। ठीक है, मेरा स्टांस ये जा रहा है। अब आपने यही स्टांस लेना है। मेरा इंट्रोडक्शन के बंदा पढ़ेगा तो समझ आ जाएगी कि बंदे ने कौन सा स्टांस ले लिया। अब मैं आप पूरे क्वेश्चन के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन करना है ना, मैं उसको एक एक वर्ड्स के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, और यही इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका होता है। ठीक है, और अब आपको समझिए कि नेपोलियन को लाइक करने की वजह क्या थी? भाई क्या क्या रिफॉर्म्स ले गया बंदा, आप अखीर मतलब कमाल। ओके, indeed he brutally crushed his opponents, but it was essential if one wants to strengthen his foots. Thus his rule was not a pure dictatorship. People of France spotted him. If he was a ruthless dictator, no one should spotted him, but he was not. Okay, therefore he is known both as a reformer and a great general. Let's discuss some points that prove that Napoleon was a reformist, not a dictator. समझ आइए आपको पॉइंट की। अब हम आते हैं आगे। ओके जी, मैंने अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, इसमें मैंने नहीं दिया, और वो आपने दे देना। उसमें आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपने करना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने बताना है कि नेपोलियन ने एज अ फर्स्ट काउंसिल किस तरह से डिक्टेटरशिप को, नॉट अ डिक्टेटरशिप यार, कि किस तरह से उसने रूल को ओवरथ्रो करके अपने काबू में किया। ठीक है, वो आपने बताना। आपने स्टार्ट होना है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपने छोटा छोटा करके बता देना है, और फिर आपने बताना नेपोलियन किस तरह से आया, और जब वो पावर के अंदर आ गया, और फिर उसने किस तरह से रिफॉर्म्स की। दैट वाज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सिंपल। अब हम बात करते हैं नेपोलियन एज अ रिफॉर्मिस्ट की। तो नेपोलियन डिवोटेड ऑल हिज एनर्जी टू द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रांस। ही इंट्रोड्यूस्ड 2 बेसिस ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। यहाँ जो नेपोलियन ने अपना एक गवर्नमेंट का निज़ाम कायम किया, यकीन जाने कि ये वो वर्ड्स हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पेपर ऐसा होगा जिसके अंदर अगर मुझे मेंशन करने की ज़रूरत पड़ी हो तो मैंने ये लफ्ज़ ना मेंशन किया हो। यकीन जाने, मैं अगर पाकिस्तान के किसी सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं अगर पॉलिटिकल साइंस में कोई सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैं अगर हिस्ट्री के अंदर कोई सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो मैं ये लफ्ज़ लाजमी लिखता हूँ, क्योंकि नेपोलियन के वर्ड्स हैं। कैरियर ओपन टू टैलेंट। जनाब, कैरियर सिर्फ उसी के लिए ओपन किया जाएगा जिसके अंदर टैलेंट होगा। कोई नेपोटिज्म किसी भी तरह की नहीं होगी, किसी भी तरह की जो रिश्वत है, ब्राइबरी है, वो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये आपने, इसे हम बोलते हैं मतलब इसे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। जो आप पढ़ रहे हैं आपने उसको इम्प्लीमेंट करके बताना है पूरे पेपर के अंदर। आपकी जो पूरा सीएसएस की जर्नी है उसके अंदर आपको बताना है, आपने हर एक के पेपर के अंदर आपने बताना है कि अगर आप कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं हमारे किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर कैरियर ओपन टू टैलेंट करें, नॉट द नेपोटिज्म, डू नॉट प्रमोट नेपोटिज्म। ठीक है ना, और आप जो है ना नेपोलियन की जो स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट करें, कैरियर ओपन टू टैलेंट। और आप देखें कि इसको करना इंतहाई ज़रूरी है ना भाई। नेपोटिज्म, घटिया किस्म के लोग, बदना मैं यूट्यूब की वजह से यार यकीन जानो कि मेरी ऑडियंस इस तरह की नहीं है, वरना मैं इनको ऐसी ऐसी गालियाँ दूँ ना जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेकिन दे डिज़र्व अ बंडल ऑफ गालियाँ। ठीक है, पर हाल बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि नेपोटिज्म ना, देखो ना, और नेपोटिज्म ना हुई तो आप देखेंगे कि वही एक निज़ाम चलता आ रहा है कि बाप है, बाप के बाद बेटा है, बेटे के बाद उसकी अगली नस्ल है। ठीक है, वही जो है ना ऊपर आ रहे हैं, और किसी भी किस्म का उनके टैलेंट नहीं है, बट स्टिल पार्लियामेंट के मेंबर मरीम नवाज़ बन रही है,
पार्लियामेंट के मेंबर जो है ना वही बिलावल भुट्टो बन रहा है। ये इस तरह के लोग जब ऊपर आएंगे तो फिर आप मुल्क का क्या ही हालत होगी ना यार। तो आप साथ साथ CSS के तो कर ही रहे हो, जैसे से आपका CSS होता है ना तो भाई मेरे आप बाहर अप्लाई करना शुरू कर दो। बहरहाल जी ये 2 बेसिक्स थी गवर्नमेंट की, हिज राइट टू रूल और कैरियर ओपन टू टैलेंट। हिज राइट टू रूल से मुराद है कि वो अपना रूल हर तरीके से कायम रखेगा और दूसरा कैरियर ओपन होगा टैलेंट के लिए, ठीक है। सो इट वॉज इस पीरियड इन विच मोस्ट वैल्यूएबल वर्क्स इन द फ्रेंच हिस्ट्री वॉज डन। सो हर्बर्ट फिशर ने अपनी किताब नेपोलियन के अंदर ये बात की थी कि इफ द मिलिट्री विक्ट्रीज ऑफ नेपोलियन वर एफर्मल देन हिज सिविल वर्क वाज रिटन ऑन ग्रेनाइट। अब ये जो हर्बर्ट फिशर की मैंने आपको कोट बताई है ना, आपने एक बात मेरी लाजमी याद रखनी है इस पेपर के अंदर स्पेशली, कि आपने बहुत सारी कोटेशंस याद करनी, बहुत सारी। आगे आपको दिखाता होगा कि मैंने कोटेशंस किस तरह से ऐड की, क्योंकि ना यार ये बताती हैं, ये इंप्रेशन जनरेट करती हैं आपका पेपर के अंदर कि इस बंदे ने जो है ना सिर्फ एक बुक पे रिलाई नहीं किया हिस्ट्री में, इसने डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ा हुआ, ठीक है। आप ऑथर्स के नाम याद करें, उनके बुक के नाम याद करें, उनकी कोटेशन याद करें, ठीक है। इस तरह कोटेशन आपने लाजमी लिखनी है। और दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो कोटेशन से स्टार्ट हो। अब ये जो कोटेशन है ना, इस कोटेशन से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। एक ये भी मिस्टेक थी जो मेरे सर ने बताई थी, मैं चाहता हूँ आपको भी पता लगे ताकि आप ये मिस्टेक ना करें। कोशिश करें कि आपके यूरोपियन हिस्ट्री के स्पेशली जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे किसी कोटेशन से स्टार्ट हो रहे हैं जो कोटेशन उससे मैच कर रही हो, ठीक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। अगर आप देखें, अब आप ये देख रहे हैं यार ये मैंने इस तरह के अजीब अजीब डंडे बनाए हैं और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए जो मेरी प्रेजेंटेशन अब इंतहाई पोवर है, आपने इसको अच्छे तरीके से बनाना है। तो 3 किस्म की रिफॉर्म्स थी, एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म थी, बैंक ऑफ फ्रांस था, और कंट्रोल ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाई ऑफ गुड था। अच्छा, बैंक ऑफ फ्रांस की बात करते हैं तो जनाब सबसे पहले इसने बैंक बनाया, ओके। इसने जो है ना फ्रेंच की जो करेंसी है उसे स्टेबलाइज किया, ठीक है, गोल्ड की बेसिस के ऊपर, और ही स्टेबलाइज इस्टेब्लिश द बैंक ऑफ फ्रांस, ठीक है। दिस बैंक एडिट द इंडस्ट्री फॉर डेवलपमेंट। अब ये बैंक बनाया और ये बैंक जो है ना वो एड करेगा किसको, जो फ्रांस की इंडस्ट्री है। अच्छा, इंडस्ट्री रिफॉर्म्स कौन कौन से थे, ओके। ही इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया क्योंकि बैंक से पैसा आएगा, ठीक है। पुट हाई टैरिफ लगाया उसने इंपोर्ट्स के ऊपर। तीसरा इंकरेज न्यू इन्वेंशंस को इंकरेज किया। रोड्स, कैनाल्स, पोर्ट्स वर ग्रेटली इंप्रूव्ड। जब इतना ज़्यादा आप काम करोगे, ठीक है, जब आप ऑटोमेटिकली आप रोड्स बनाओगे, कैनाल्स बनाओगे, पोर्ट्स बनाओगे, तो आपको इंडस्ट्री चाहिए ना, इंडस्ट्री भी वर्क करेगी, इंडस्ट्री वर्क करेगी तो बैंक भी वर्क करेगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। मैंने अब आपको यहाँ पे एक बहुत अहम बात बतानी है, वो है कंट्रोल ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपने कोटेशन लाजमी लिखनी है, वो ये है कि हंगर इज ग्रेटर थ्रेट देन लिबर्टी। अब मेरी बात सुने, फ्रांस में रेवोल्यूशन आने की जो सबसे बड़ी वजह थी ना वो थी हंगर। मैं आपको एक यहाँ पे बात बताता हूँ कि देखें, अगर आपका बैली फुल है ना तो जनाब बड़े गार्डन के अंदर टांग पे टांग रख के शेक्सपियर को पढ़ना और उस पर तबसरे करना बड़ा ही आसान है, बहुत ही मज़ा है इसके अंदर। इससे बड़ी कोई मन पसंदीदा चीज़ कोई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फिक्र है ना कि आपने रात की रोटी कैसे खानी है, आपने अपने जो है ना रात अपनी फैमिली को खाना कैसे खिलाना है, तो आप कभी शेक्सपियर नहीं पढ़ेंगे, आप कभी इस तरह वेले नहीं बैठेंगे और आपको ये चीज़ सताएगी कि आपने खाना कहाँ से खाना है। इसलिए वो कहते हैं ना कि ख्वाब क्या देखें, शकील आसमी साहब कहते हैं कि ख्वाब क्या देखें ये थके हारे लोग, ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता होता था साइंस से रिलेटेड कि भाई पाकिस्तान में लोग रैशनल क्यों नहीं हैं, साइंस को क्यों नहीं पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी को क्यों नहीं जानते हैं, क्यों यहाँ पे इन चीज़ों का स्कोप इतना कम है। उसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता क्या, वो मेरी CSS में आके ये वजह जो है ना असल में पता लगी। सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे लोगों को ये फिक्र है कि उन्होंने रात की रोटी कैसे खानी है, उन्होंने अपने बच्चे कैसे पालने हैं, ये उनको फिक्र है। अगर उनको ये फिक्र होगी ना तो फिर वो क्या ही सोचेंगे कि मार्स कहाँ पे है, वीनस कहाँ पे है, सन जो है ना वो रात को ग्रुप क्यों हो जाता है, चांद को आ जाता है, तारे क्या हैं। दे डोंट केयर अबाउट इट यार, सीरियसली। अगर आपको ये फिक्र हो ना तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए वो एक बात मैं बार बार रिपीट करता होता हूँ कि ये जो हमारा अलीट तबका है ना, जो अलीट पॉलिटिकल अलीट क्लास है, इन्होंने हमें इन चीज़ों की तरफ घुमा फिरा के रखा हुआ है। रोटी, कपड़ा, मकान, वही घटिया किस्म के नारे जो कि आज से मेरी 2 नस्लें पहले भी लगा रही थी और आज भी वही नारे लग रहे हैं। ये घटिया किस्म के नारे हैं और अभी तक हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हुई हैं। ना पानी है, ना गैस है, ना ही रोटी है, ना ही कपड़ा, ना ही मकान है, कुछ भी नहीं है यार सर यहाँ पे। आपको अच्छे से पता है इस चीज़ के बारे में। और ये वही नारे हैं, यही नारे फ्रांस में भी लगे और फ्रांस रेवोल्यूशन आने की सबसे बड़ी वजह ये थी। अब जब नेपोलियन आया, नेपोलियन को पता था कि हंगर इज़ बिगेस्ट थ्रेट देन लिबर्टी। लोगों को अगर रोटी नहीं ना मिली तो लिबर्टी जाए भाड़ में, उनको वो निकलेंगे सड़कों के ऊपर। इसलिए मैं बार बार ये कहता होता हूँ कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? पाकिस्तान में रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आ सकता, वो आपने एनातोल लीवन की किताब पढ़ी होनी है, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ठीक है। उसमें वो बताते हैं कि पाकिस्तान को जो है ना हंगर कभी तबाह नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें वो ज़लज़ले की एग्जांपल देते हैं जो हमारा
2006 में आई गेस या 2005 में जो 2007 में आया था, 2007 में जो ज़लज़ला आया था उसकी वो एग्जांपल देके बताता है कि जब हमारे यहाँ ज़लज़ला आया, जब हमारे 2010 में फ्लड्स आए, तो लोगों ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, किस तरह से ताउन किया और दिल खोल के ताउन किया कि लोगों के अमदादी, हमारे यहाँ पे अमदादी जो अदारे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो एड इस तरह की प्रोवाइड करते हैं कि हमारे यहाँ लोगों को फिर जो है ना वो मतलब हर तरह। अभी आप देखें यहाँ पे जो रिसेंट फ्लड आया तो जो खिदमत वाले हैं वो और इस तरह के बहुत बहुत से अदारे हैं, कराची में भी बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में, लाहौर में, गिलगित में, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो कि बहुत फ्लाई काम करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है ना वो मतलब देखिए ना, हंगर होगा तो भूख, जब पेट यहाँ से आवाज़ आएगी ना, यहाँ से सर, तो तब जो है ना लोग सड़कों पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि हमारे यहाँ इस तरह का बहुत से खाने मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों को फ्री खाना खिलाया जा रहा होता है, तो इसलिए पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आने की सबसे बड़ी एक वजह भी यही बनेगी। लोग लिबर्टी के लिए कौन निकलेगा? लिबर्टी का क्या है यार, किसी को, मुझे मतलब मैं होगा, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जैसे लोग होंगे, लेकिन हम जैसे लोग कितने हैं? दे आर काउंटेबल। जो करोड़ों की आवाम है ना, दे डोंट केयर अबाउट इट लिबर्टी, दे डोंट केयर अबाउट लिबर्टी, दे डोंट इवन नो वट द लिबर्टी मीन्स, वट सेकुलरिज्म मीन्स, ठीक है। दे ओनली केयर अबाउट कि हमने अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाना है, हमने बच्चे ज़्यादा इसलिए पैदा करने क्योंकि हमारे हाथ ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक वजह थी। नेपोलियन इस बात को समझ गया था कि मैंने लोगों को रोटी, उससे नहीं उनको मार खानी, उनको रोटी लाजमी दो, लिबर्टी मिले या ना मिले, ठीक है। तो यही उसने काम किया कि कंट्रोल ऑफ प्राइस किया, कि आटे की एक कीमत खास मखसूस कर दी कि इतनी कीमत का आटा होगा और इससे ना ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा, और वही चीज़ मार्केट में है। सो द एक्सपोर्ट ऑफ कॉर्न वाज फर्मली रिस्ट्रिक्टेड, maximum prices of bread were introduced, ठीक है। so no bread wars happened in his time and he was aware that hunger is greater threat than liberty, ठीक है। ये थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब हम आते हैं जनाब एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर। देखें सर ने यहाँ पे लिखा है अवॉइड करें, ये जो आपने बनाया हुआ है ना ये सारा, इसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो आपने भी अवॉइड करना है, ये मैं इस वक्त शौकी में बना दिया था, मैं नई नई चीज़ें सीख रहा था। बहरहाल जी, इसने प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स बनाए, उसके बाद ग्रामर स्कूल बनाए, उसके बाद स्पेशल स्कूल बनाए। अब इन तीनों के फंक्शन देखिए, तीनों के फंक्शन जो है ना एक दूसरे से इंटरलिंक है। ग्रामर स्कूल हमें सिखाएंगे क्या, लैटिन और फ्रेंच और साइंस सिखाएंगे, ठीक है। प्राइमरी जो एलिमेंट्री स्कूल जो है ना वो हमें सिखाएंगे, उसके अंदर ओके वर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी कम्यून का मतलब हर इलाके में, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रीफेक्ट एंड सब प्रीफेक्ट। अब हम आते हैं स्पेशल स्कूल्स के ऊपर। स्पेशल स्कूल भी बनाए उसने जनाब। स्पेशल स्कूल हमें क्या सिखाएंगे? वो हमें सिखाएंगे मिलिट्री पर्पस, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। दीज वर सिविल सर्विसेज स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल्स एंड टेक्निकल स्कूल्स, ठीक है। उसके बाद सबसे जो बड़ा अहम किया वो मैं से कहता हूँ, उसने असल जो रिफॉर्म था ना वो ये था, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस बनाई उसने 1808 में। ये बहुत अहम MCQ, आपने इसको याद रखना है। और उसके बाद उसने हाई स्कूल में, हाई स्कूल का जो फ्रेंच नेम है वो है लीसे। अब क्या ऐसे बोलते हैं लीज, पता नहीं, मेरी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है। ओके, वर ओपन इन ऑल इंपॉर्टेंट टाउन्स, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस थी, इसका एम क्या था? इसका जो पर्पस था ना वो था मेंटेन चेक एंड बैलेंस थ्रू आउट द एजुकेशन सिस्टम। वो सारे एजुकेशन सिस्टम को जो है ना वो चेक एंड बैलेंस कर रही थी। और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता था? थियोलॉजी, मेडिसिन, साइंस, लॉ, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। इट गिव लेसन्स टू एवरी स्कूल। और जो उसने बनाए जो है ना वो हाई स्कूल्स बनाए, उसका मकसद ये था कि प्रोड्यूस किया जाए ऐसे सिटीजन्स को हु बिकेम एब्सोल्युटली लॉयल टू द स्टेट एंड डिवोटेड टू द मिलिट्री आइडिया। सो इंप्रूव किया उसने साइंटिफिक एजुकेशन। अब आपको मैं यहाँ पे ये भी बता रहा था कि उसने फैमिली लॉज तक बनाए। एक बंदा जो फैमिली लॉज तक बना रहा है, आप समझ सकते हैं कि लोग उससे कितना ज़्यादा मुतासिर होंगे या वो लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा हावी होगा, ठीक है। तो जो लोग थे ना यार, वो नेपोलियन को खुदा की तरह समझते थे, क्योंकि नेपोलियन ने फ्रेंच को यहाँ से उठा के बहुत ऊपर ले गया था। एक बहुत बड़ा रुतबा दे दिया था उसने पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर फ्रांस को। तो लोग उस चीज़ को बहुत जो थे ना अप्रिशिएट करते थे और बहुत उसकी मानते थे। अब उसने फैमिली लॉज भी बनाए। फैमिली लॉज जब उसने बनाए तो उसके अंदर उसने कौन कौन सी चीज़ें लाई वो देखते हैं। लॉज में उसने पीकॉक जो है ना वो मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री अपनी किताब में ये बात मेंशन करती है। यहाँ मैंने एक रेफरेंस भी दे दिया, आपने ये भी नोट कर लेना, ठीक है। वो ये रेफरेंस बताते हैं कि जनाब इसने इस तरह के जो थे ना वो लॉज बनाए। सबसे पहले एक अथॉरिटी ऑफ द फादर वाज ग्रेटली इंक्रीज्ड, ठीक है। सन्स बीइंग अनएबल टू मैरी अंडर 25 ईयर्स, 25 ईयर्स से पहले कोई लड़का शादी नहीं करेगा, और डॉटर्स कैन मैरी अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है। और हाँ, ये उसने बात की कि जो माएँ थी ना, उसने बोला कि वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज रहें। और यह बहुत मशहूर जो आप याद है आप वो अब मुझे वो मजमून याद आ गया तलीम नस्वां का, हमारे जो मैट्रिक में उर्दू में चलता था, तलीम नस्वां पे मजमून लिखे, उस पर हम लाजमी ये कोट किया करते थे कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नेशन दूंगा, ठीक है। ये वही कोट है भाई, ये नेपोलियन का ही कोट था। सो गिव मी दी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू द ग्रेट नेशन। तो ये था। तो अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर वो है कैरियर ओपन टू टैलेंट। अब उसने प्रमोट किया बड़े ही लो रैंक ऑफिसर्स को
हाई ऑफिस के ऊपर, ठीक है, और किसकी उनकी एबिलिटी के ऊपर, ठीक है। इसकी एग्जांपल है मैनी ऑफ दिस जनरल्स वर मैन ऑफ क्वाइट लोअर बर्थ, लोयली बर्थ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुराद एक उसका जनरल था जो कि सन ऑफ इंक कीपर का बेटा था, ठीक है। और अनडाउटली इट बिकेम्स द स्ट्रेंथ ऑफ फ्रांस, और ये जो उसका बात थी ना कैरियर ओपन टू, इसी ने फ्रांस को जो है ना वो इस्टेब्लिश किया, एक स्ट्रेंथन किया, बल्कि इस्टेब्लिश नहीं स्ट्रेंथन किया। ओके द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये भी उसने जो है ना अदालती निज़ाम भी बहुत बेहतर किया। ओके इट एम्फसाइज ऑन सेटलमेंट बिफोर लिटिगेशन गेट स्टार्टेड। अब लिटिगेशन का मतलब क्या होता है ये भी आप देख, लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल एक्शन। लीगल एक्शन से पहले ही वो कोशिश करते थे कि इसके मामला को सुलझा दी जाए ताकि ये मामला अदालत में ना आ जाए। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो कि अदालतों में नहीं आने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुर्गी चोरी कर ली, बकरी चोरी कर ली, इस तरह के जो छोटे मोटे केसेस हैं ना, या मस्जिदों के अंदर छोटे मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कोई चोर उन्होंने पकड़ लिया, कोई नलका चोर रहा था, चोरी कर रहा था, इस तरह के जो केसेस हैं वो अदालतों पर अगर आते हैं तो अदालतों का बर्डन बन जाता है। हम इन केसेस को चाहें तो वहीं पर ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं, कोई पंचायत बैठा के या जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो सारे मिलके, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ये निज़ाम जो था ना वो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस कराया फ्रांस के अंदर कि लिटिगेशन स्टार्ट होने से पहले, लीगल एक्शन स्टार्ट होने से पहले हम कोशिश करेंगे कि उस केस को रिजॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा देन इट विल गो टू लीगल एक्शन। और मैक्सिमम एंड मिनिमम पेनल्टीज फिक्स की गई कि इतनी पेनल्टी ही बंदे को पड़ेगी, और उसका मकसद ये था टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ जजमेंट नॉट टू एक्विजिशन। नॉट एक्विजिशन का मतलब होता है एलिगेशन लगाना, ठीक है। अब पब्लिक वर्क की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ये देखिए बहुत अहम है, मैं आपको बताया मैंने पूरा क्वेश्चन जो है ना ये इसी तरह सोल्व किया, आपने ये बिल्कुल नहीं करना, आपने पैराग्राफ की फॉर्म में करने, ठीक है। पब्लिक वर्क में जो सबसे अहम बात आती है ना वो है सप्लेंटेड हाईवेज, टू ट्रांस एल्पलाइन रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, ठीक है। सप्लेंटेड हाईवेज 220 ब्रॉड मिलिट्री रोड्स बनाएगी। ज्वाइन, अच्छा ये जो इसने 2 ट्रांस एल्पाइन रोड बनाया बहुत खूबसूरत रोड है यार, बहुत खूबसूरत है। इसने ज्वाइन किया पेरिस को रोम के साथ, इटली के साथ, और इटली में मतलब रोम और नेपल्स दोनों इटली का पार्ट है, रोम को साथ नेपल्स के साथ ज्वाइन किया उसने, यानी कि फ्रांस को कनेक्ट कर दिया इटली के साथ। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ ब्रिजेस वर कंस्ट्रक्टेड एंड फॉर्मर कैनाल्स वर perfected and ports were enlarged. Furthermore, he reorganized police system, made good relations with Pope. उसने Pope के साथ भी रिलेशन अच्छे बनाए, और which reintroduced the French Revolution policies like equality of all the classes before the law, toleration of all religions and trial in public by the jury system. जब एक ट्रायल पब्लिक के अंदर लगाया जाता है ना, तो आपको मैं ये बात बता दूं यहाँ पे बहुत अहम है कि हमारा जो पुराना इस्लामिक सिस्टम था ना, मतलब अब तो पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं ना। अब ईरान की एग्जांपल ले लें, आप सऊदी की एग्जांपल ले लें कि वहाँ पे भी जो है ना वो कई ट्रायल्स होते हैं ना इस तरह के, वो पब्लिक में किए जाते हैं। ट्रायल तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि उनकी जो मतलब फाइनल डिसीजन होता है ना सज़ा का या जज़ा का जो भी होता है वो पब्लिक में किया जाता है, स्पेशली सज़ा का। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो लीगल सिस्टम होता है, यानी कि जो जुडिशल सिस्टम है, उसके ऊपर जो हमारा इंसाफ का सिस्टम है उसके ऊपर आवाम का, वहाँ के नेटिव पीपल्स का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हमारे साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है ना, हमारे साथ कोई ज़्यादती होती है, तो ये जो सिस्टम है ना हमें इंसाफ देगा, जो कि पाकिस्तान से आपको बिल्कुल भी किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आप मतलब छोड़ो यार, क्या बात करनी इस बारे में। यहाँ पे आप बात करते हो इंसाफ की, तो क्या ही इंसाफ मिलना भाई हमारे मुल्क के अंदर हम लोगों को। मेरे 6 दोस्त जो है ना वो आर्मी ने पकड़े हुए हैं ये 9 मई के वाक़यात के बाद। कोई पता नहीं उनका कहाँ पे है, मतलब मुझे नहीं पता, बाकी उनके घर वालों को तो बेचारों को पता लग ही गया अब, और कितने माह हो गए हैं इस बात को, और अभी तक वो अंदर है। इंसाफ है ना यार, उनकी सज़ा यही है कि उनकी कोई सज़ा नहीं है, उन पर कोई ट्रायल नहीं चलता, उन पर कोई एक्शन नहीं होता, उनका कोई केस नहीं सुनता, यही उनकी सज़ा है बेचारों की। 3 उसमें से डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, और एक जो है वो बिजनेसमैन है। मेरी एज के हैं वो, आई नो दैम वेरी वेल, उनको बचपन से जानता हूँ, उनकी फैमिलीज़ को जानता हूँ, और मैं ही जानता हूँ कि उनके घर वालों के साथ क्या ही गुजर रही है। तो ऐसा इंसाफ मिलता है हमारे यहाँ मुल्क में। और बहरहाल नेपोलियन के वापस आते हैं, हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, और हम पढ़ेंगे, हम लिख के आएंगे, हम पास हो जाएंगे, हमारे बड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और हम एक दिन फिर अफसर बन जाएंगे, और फिर हम भी उसी सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे जिस सिस्टम को आज हम बैठ के यहाँ पे गालियाँ निकाल रहे हैं। ये निज़ाम ऐसा चलता रहेगा, तो ये कभी ठीक नहीं होगा। और जो इस निज़ाम का पार्ट नहीं बनेगा वो बेचारा प्रेशर में इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा कि बिलाल पाशा के एग्जांपल तो आपके सामने ही है, फिर सुसाइड की एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी। बात करता हूँ एवेल्यूएशन की, तो एवेल्यूएशन में देखिए मैंने यहाँ पे जो कोट है ना वो मैंने सही नहीं डाला था, मैंने लिखा था पुट योर, देखिए पुट योर नहीं, जो यूरोपियन हिस्ट्री को चेक कर रहा है ना आपका पेपर, उस बंदे को इस बात कैसे से पता कि भाई कौन सा बंदा ये कोट ऐड करेगा।
आपने किसी भी किस्म की जो गलती है ना वो कोट्स के अंदर स्पेशली नहीं करनी है, वर्ड टू वर्ड आपने कोट लिखना है। तो कोट ये था कि मैन मस्ट बी डील्ड विद आयरन हैंड्स इन अ वेलवेट ग्लव्स। देखें कि नेपोलियन जो था वो कितनी बड़ी जहनीत का मालिक था। वो कहता था कि आपको जो है ना वो मतलब मैकियावेली को बहुत फॉलो करता था। मैकियावेली को डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे होंगे। तो ये बात करता था कि आपको डील करना चाहिए, जब किसी से हाथ मिलाना हो तो वेलवेट के ग्लव्स पहन के हाथ मिलाओ, यानी कि उसके साथ भी हो जाओ, वक्त आने पर उससे दुश्मनी भी कर लो, इस तरह से उसके साथ डील करो, ठीक है। इसमें वो नेपोलियन कहा करता था कि वक्त आने पर तुम शेर जैसा धाड़ो, ठीक है, और जब वक्त पड़े तो फॉक्स की तरह चालाकी भी दिखाओ। क्वेश्चन के अंदर मैंने जो पूरी बात की है ना उसको मैंने इवेल्युएट कर दिया, उसको मैंने क्रिटिकल एनालिसिस पेश कर दी है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि ये मैंने लिखा था यहाँ तक, ठीक है, और मैंने ये देखे ना टू कैप इट ऑल वी कैन से दैट, या मतलब यहाँ तक मैंने लिखा था। तो ये मेरा काफ़ी इनकम्प्लीट था, सर ने बोला इसको एक्सटेंड करें, तो फिर मैंने उसके अंदर कुछ कोटेशंस और ऐड किए हैं, और वो कोटेशन मैंने एक फोर की ऐड किया अकॉर्डिंग टू फॉर नेपोलियन, फॉरगेट दैट अ मैन कैन नॉट बी गॉड and war is not the highest achievement, for peace is above war, so it cannot be denied that the European situation was largely his own creation। ये बात है। अच्छा, इवैल्यूएशन आपके डिफरेंट होनी चाहिए, मेरे डिफरेंट थी डेफिनेटली। तो ये आपने ये क्वेश्चन हमारा आज का ख़त्म होता है। अब आपको यहाँ पे यकीनन समझ आ गई होनी कि मेरी यहाँ पे 20 पे जाना आने की क्या वजह है। मैंने तमाम चीज़ें आपको मिस्टेक्स आपको बता दी हैं। अब आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है। ये इस क्वेश्चन की एक आउटलाइन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, तो ये भी आप ले सकते हैं।